जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक को हम कवर करने वाले इस वीडियो में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि हमने पिछले ही वीडियो से सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर को स्टार्ट किए थे, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक सामान्य इंट्रोडक्शन यानी कि बुनियादी ढांचागत परिचय देने का प्रयास किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपस में हिस्ट्री आपस में सभी टॉपिक लिंकेज होते हैं। ठीक है ना। तो उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखें, मेरा ये मानना है। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, चरण के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से काल समय में वो कौन कौन से विकसित हुए थे। मतलब कोई भी सभ्यता अचानक से विकसित नहीं होती है, उसे विकसित होने में कई वर्षों का समय लगता है। ठीक है ना। तो उसी कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक पहुँचे थे, कैसे विकसित हुआ, तो उन्हीं के बारे में आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का चरण। सिंधु घाटी सभ्यता का चरण यानी कि फेजेस। तो सामान्य तौर पर कोई भी सभ्यता विकसित होने में बहुत ही समय लगते हैं, वो 1-2 साल में नहीं हो जाते हैं। हालांकि हम कोई भी नॉर्मल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात करें तो कोई भी कम्पिटिटिव या कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी बुक हो, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम के बारे में बात करें तो वो सिंपली नॉर्मली लिखा हुआ रहता था कि 2600 या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता था, परंतु ये नहीं थे। आज आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार से माने तो इसका कालक्रम बदल दिया गया, इसका समय बदला हुआ है, प्रतीत होता है, इसका समय क्रम बढ़ा है। जैसे कि आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार से हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, जो समय बताया जाता है, वो 6000 BC से लेकर लमसम 1300 BC के बीच में बताया जाता है। ये इसका समय बताया था। इतने सालों में सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे क्रमिक विकास हुआ, फिर कैसे क्रमिक पतन हुआ, उन सबको आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। चलिए आगे करते हैं बिना देरी का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चरण देखें तो उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आरंभिक अर्ली हड़प्पा, आरंभिक चरण। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा चरण और तीसरा है पतनोन्मुख हड़प्पा। आरंभिक हड़प्पा जो है वो ईयरली हड़प्पा कहते हैं। ये स्टार्टिंग फेज़ का था, जो जिसका समय देखें तो 6000 BC से लेकर 2600 BC के बीच में माना जाता है। परिपक्व हड़प्पा देखें तो ये बीच का फेज़ पे, जब अब सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीक पर थे, शहरों का विकास पूर्ण रूप से हो गया था, तो मेनली हम इसी को पढ़ते हैं। इसका समय देखें तो 2600 BC से 1900 BC को माना जाता है। तो ये मेनली हम पढ़ते हैं, इसी कालक्रम को हम आधुनिक शोधकर्ताओं के जितने भी बुनियादी चीज़ें मिले हुए हैं, जितने भी शोधकर्ताओं को एक फैक्ट मिला हुआ है, सभी यहीं से पढ़ते हैं। परिपक्व हड़प्पा को ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। पतनोन्मुख हड़प्पा को 1900 BC से लेकर 1300 BC में बताया जाता है। इस समय हड़प्पा चरण का विकास, क्रमिक विकास को कम होते हुए देखा गया, मतलब पतन की ओर देखा गया। ठीक है। तो इन तीनों ही चरण को हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे। आरंभिक हड़प्पा चरण सबसे पहले कवर करने का प्रयास करते हैं। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, ईयरली हड़प्पन, इसका समय 6000 BC से 2600 BC के बीच में बताया जाता है। यह आप चाहें तो ये नोट्स हम बेहतरीन, अगर आपको अच्छी लगे तो ये नोट्स अपने आप नोटबुक में आप लिखें। मैं चाहता हूँ कि ये नोटबुक आप अपने बुक में लिखें, क्योंकि ये अच्छी तरह से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास किया है। ठीक है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। कोई भी आरंभिक हड़प्पा के जो लोग थे, वो लोग मेनली घग्गर या हाकरा नदी, जो कि आज के राजस्थान, शायद राजस्थान में थे, घग्गर या हाकरा नदी के किनारे लोग बसे थे। देखिए, अब आपके मन में आया होगा कि घग्गर नदी के किनारे ही क्यों बसे, कहीं और क्यों नहीं बसे, पर्वतों क्यों क्यों नहीं बसे, रेगिस्तान में क्यों नहीं बसे। देखिए, आज के समय में आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कई सारे स्रोत हैं। जैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, या फिर कहीं भी कृषि कर सकते हैं, या फिर कोई उद्योग खोल सकते हैं, बहुत सारे स्रोत हैं। परंतु प्राचीन काल में देखें तो आपने पैसे कमाने का मुख्य सोर्स जो है एक ही था, वो था कृषि या फिर पशुपालन। पशुपालन तो बाद में आता है, लेकिन कृषि पहले हुआ था। तो कृषि मेन एक ऐसा स्रोत था जो कि आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सक्षम बनाता है। लेकिन कृषि करने के लिए आपको अच्छी उर्वरता वाली ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी, जो कि नदियों के किनारे ही होती थी, और दूसरे की नदियों में से जल आपूर्ति हो जाते थे। ठीक है ना। इस कारण से लोग जो है घग्गर नदी यानी हाकरा नदी के किनारे बसते थे। इस कारण से हाकरा नदी भी कहते हैं। ठीक है। हाकरा सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिए। इसमें जो लोग थे, अब चूँकि धीरे धीरे लोग अपने कृषि करना सीख चुके थे, लोग धीरे धीरे विकसित हुए, अपने आधुनिक की ओर बढ़े और कृषि करना प्रारंभ कर चुके थे। लेकिन ये जो कृषि होते थे, उसका उद्देश्य जो होता था, वो केवल और केवल
जीवन निर्वाह के लिए होता था, मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए लोग जो है कृषि किया करते थे। इसमें धीरे-धीरे लोग अपने अपने मतलब जीवन यापन को सुदृढ़ करने के लिए लोग कृषि किया करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे लोग कृषि करते-करते अधिशेष कृषि करने लगे। अधिशेष कृषि करने का अर्थ यह है कि मतलब उत्पादन अधिक होना, आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर देना। जैसे कि आपके घरों में मान लीजिए कि 20 किलो अनाज की आवश्यकता पड़ती है हर महीने, लेकिन आपने कृषि किया, वो 20 किलो से ज़्यादा अब 40 किलो उत्पादन करते हैं। तो 40 किलो की जगह पे आप 20 किलो अनाज तो आप खा गए, लेकिन 20 किलो आपके पास अनाज बच जाते हैं, तो उसे अधिशेष कहते हैं। आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना अधिशेष उत्पादन कहलाता है। तो लोग जब इसमें अधिशेष उत्पादन, हालांकि कम होता था लेकिन अधिशेष उत्पादन होने लगे, जब अधिशेष उत्पादन होने लगे तो उन लोगों के पास अनाज बचने लगे, अनाज खराब होने लगे। तो उससे बेटर होता है कि जो अनाज जो बचने लगे तो वो लोग जो है क्या करते थे, अनाज को दूसरे लोगों के पास बेच दिया करते थे, ठीक है ना। अब किसी भी सिस्टम वस्तु विनिमय माध्यम के द्वारा बेच दिया जाता था। इसे हम अलग से वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। मतलब कि मेरे पास 20 किलो अनाज बच गया तो मैं क्या करूँगा, अनाज किसी दूसरे आवश्यकता व्यक्ति को हम यह अनाज बेच देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी-ऐसी प्रक्रिया प्रणाली का विकास हुआ कि लोग धीरे-धीरे कहने लगे कि जो एक जगह पे अपना अनाज लाओ, छोटी-मोटी मात्रा में अधिशेष उत्पादन होते थे। मतलब उस समय तक लोग जो है व्यापार नेटवर्क अपना स्थापित करने लगे थे। व्यापार नेटवर्क स्थापित करने लगे थे, ठीक है। अब चूँकि व्यापार होने लगा था तो लोग जो है कहने लगे कि एक स्थान पे आओ, अपना सारा सामान बेच लो और वहाँ से चले जाओ। मतलब किसी एक स्थान पे चावल, गेहूँ, जो भी सब्जियाँ, फल-फूल जो भी है उसे बिछा दो और वहाँ से बेचना स्टार्ट करो। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बाज़ार प्रणाली का एक संकेत देखने को मिल गया था हमें अर्ली हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन फेजेज़ में, ठीक है ना। तो बाज़ार का भी निर्माण इस समय हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। व्यापार नेटवर्क, जिस कारण से इस समय तक कुछ स्थलों का विकास भी होने लगा था, जैसे कि मेहरगढ़, कोटदीजी, आमरी, धौलागिरी, ये सब इस समय की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेहरगढ़ तो आप जानते हैं, मेहरगढ़ ये सब इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे पहले प्राक हड़प्पा के सबसे पुराना स्थल में से एक माना जाता है इसे, ठीक है ना। इसमें जौ और गेहूँ के 7000 बीसी में, आज से लगभग 7000 साल पहले यहाँ पे हमें चावल, जौ और गेहूँ की साक्ष्य देखने को मिलता है मेहरगढ़ से, ठीक है ना। मेहरगढ़ आप मैप में देखना चाहते हैं मेहरगढ़, देखिए ये है मेहरगढ़, सॉरी ये है मेहरगढ़, है ना। इसमें आप कोटदीजी भी देख रहे होंगे, ये कोटदीजी। आमरी भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आमरी है ना। धौलावीरा, धौलावीरा, ये सभी इम्पोर्टेंट स्थल हैं इस समय के, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप इसे ध्यान रखें क्या ईयरली हड़प्पन में ये सब थे, ठीक है ना। इसके आगे देखें तो एक चीज़ याद रखें कि सोथी सिसवाला संस्कृति का विकास हुआ था, जो हरियाणा, सोथी से हरियाणा में, और सिसवाल जो है वो राजस्थान और पंजाब में एरिया में देखने को मिलता है। सोथी सिसवाला देखिए यहाँ पे, सोथी सिसवाला, सोथी सिसवाला कल्चर देखने को मिलते हैं, इसमें विकसित हुए थे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं जिसे याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब आगे की ओर हम बढ़ते हुए देखते हैं दूसरा चरण, जो कि परिपक्व हड़प्पा चरण कहते हैं। इसी में हम जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितने भी फैक्ट मिले हमारे पास या फिर जितने भी शोधकर्ताओं के पास, वो इन्हीं को बेसिकली अध्ययन करते हैं। किसको? परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जो 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में बताया जाता है, ठीक है। इस समय तो लोग जो है कृषि करने में माहिर हो गए थे। लोग कृषि अब अधिशेष उत्पादन उसमें होने लगे। लोग केवल कृषि अपनी जीवन यापन करने के लिए नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य बन चुका था लाभ कमाना। क्योंकि अधिक से अधिक अधिशेष करने लगे, उत्पादन करने लगे, तो लोग लाभ कमाने के लिए लोग जो है व्यापार नेटवर्क तेज़ी से विकसित होने लगा। अब चूँकि व्यापार नेटवर्क तेज़ी से विकसित होने लगा तो सर्दी के कारण बाजार प्रणाली का स्थापित हो, बाजार प्रणाली विकसित होता है, ठीक है। इस समय तो बाजार प्रणाली बहुत बेहतरीन ही विकसित हो जाते हैं, जिस कारण से लोग जो हैं, उस समय के लोग जो थे, वो तेज़ी से गाँव से शहरों की ओर पलायन होने लगे। किधर? गाँव से शहरों की ओर पलायन होने, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो गाँव से शहरों की ओर पलायन होने लगे थे। कौन से लोग? तो उस समय के लोग सुविधाओं के लिए गाँव से शहरों की ओर मुख करने लगे, ठीक है ना। इस दौरान कुछ प्रमुख शहर का विकास हुए थे, जो इस प्रकार हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल। इन सब का स्थल आप देखना चाहेंगे तो ये रहा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, है ना। ये सब कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि मैच्योर हड़प्पन में देखने को मिलते हैं, मैच्योर हड़प्पन में विकसित हुए थे ये सब, ठीक है।
अब देखते हैं पत्नोमुख हड़प्पा यानी कि लेट हड़प्पन, जिसका समय अवधि देखें तो 1900 से 1300 BC तक बताया जाता है। इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्रमिक पतन का संकेत हमें मिल जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार से माने तो ये 1800 BC के आसपास में यह पतन की ओर अपने जाने लगे थे। 1750 BC तक आते आते शोधकर्ताओं के अनुसार से ये बोले शोधकर्ताओं के अनुसार से यह सब माना जाता है कि शहर के लोग पलायन कर चुके थे। मतलब सभ्यताओं के लोग जो थे वो अपनी जब उसके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पा रहे थे तो वो लोग यहाँ से पलायन करने लगे थे। मतलब शहर वीरान पड़ गए थे 1750 BC तक आते आते आते, ठीक है ना। इस कारण से इसे 1750 BC तक इसे परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका कारण क्या था, तो ये सब ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि मेन बताया जाता है जलवायु परिवर्तन। ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के बहुत से कारण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ आने के परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, है ना, मतलब बहुत सी चीज़ें मतलब भूकंप भूकंप कारण बताते हैं। परंतु इन समय में से सबसे जो मान्यता दिया जाता है वो जलवायु परिवर्तन का दिया जाता है, क्योंकि लोग इस समय ज़्यादा ही विकसित हुए थे। लोग इस समय तक ज़्यादा ही विकास हो रहे थे और जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, लोगों के पास आर्थिक स्थिति सुधरती है, उनकी लोक आकांक्षाओं बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है ना। तो लोग जो है पेड़ पौधे की कटाई मतलब बहुत तेज़ी से करने लगे। अब चूँकि पेड़ पौधे, चूँकि उस समय आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए केवल एक ही चीज़ होता था कि कृषि का उत्पादन, कृषि करें, कृषि से अधिक उत्पादन करें, अधिक से अधिक पैसा कमाएं, लाभ कमाएं, ठीक है। तो अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई करेंगे तो ज़मीनों का भी हमें अधिक से अधिक मिल पाता है, जिस कारण से कृषि अधिक से क्षेत्रों में कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उस कारण से लोगों ने पेड़ों की कटाई बहुत ही तेज़ी से की। इस कारण से कृषि की उर्वरता, कृषि जो है खेतों की मिट्टी की उर्वरता जो है कम गई, जिससे कि कृषि में उत्पादन कम होने लगा, कृषि की उत्पादकता कम गई, ठीक है। और ऐसा आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार से ऐसा बताया जाता है कि इसमें जलवायु परिवर्तन होने के कारण जो है वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होने लगा। लंबे समय तक वर्षा बहुत ही कम होने लगा, ठीक है, हुआ ही नहीं माना जाता है। वहाँ की नदियाँ जो है, नदियों का जल स्तर जो है तो नीचे गिर गया था, नदियों का जल स्तर बिल्कुल ही नीचे गिर गया था, जिस कारण से वहाँ पे मरुस्थलीकरण होने लगा। जिस कारण से आज भी देखते हैं मरुस्थलीकरण, हम थार डिजर्ट देखते हैं, डिजर्ट जो कि एक मरुस्थल है, जान ही रहे हैं। तो इसी सब क्षेत्र में तो ही देखा गया था ना कि इसमें पेड़ों की कटाई इतनी तेज़ी से हुई, इतनी तेज़ी से हुई कि वहाँ मरुस्थलीकरण आ गया, ठीक है ना। जिस कारण से अकाल वहाँ पे पड़ने लगे। अकाल पड़ने के कारण जो है लोगों की मजबूरी हो गई कि आप दूसरे स्थान में पलायन करें। तो वहाँ से लोग जो अब यहाँ से इंडस, अगर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो अब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता को लोग छोड़ के वो गंगा दोआब की ओर बढ़ जाते हैं, गंगा दोआब की ओर बढ़ते हैं, जिस कारण से आगे चल के यहाँ पे महाजनपद काल हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना। वो भी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। इस लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन में सभ्यता में हमें कुछ संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ये सब आपको वन लाइनर दे रहे हैं, वन लाइनर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इस कारण से हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि झोंकर संस्कृति, ठीक है ना। झोंकर संस्कृति एक है रंगपुर संस्कृति। रंगपुर में एक संस्कृति पहले कल्चर हुआ था, इसे रंगपुर संस्कृति जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिमेट्री एच संस्कृति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृति है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सिमेट्री एच संस्कृति किससे रिलेटेड हो रहा है। तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे सकते हैं, नहीं तो और ज़्यादा डीप में अगर पूछने का मन होगा तो वो बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा चरण में ये विकसित हुआ था, कौन सिमेट्री एच संस्कृति, तो बता देंगे लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेट हड़प्पन सभ्यता में, ठीक है ना। ये मेनली पंजाब और हरियाणा और यूपी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आप देखिए मैप में भी गौर करें तो आपको दिखाते हैं। तो सिमेट्री ये रहा, सिमेट्री एज कल्चर ये रहा। सिमेट्री एज कल्चर मेनली पंजाब और राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में विकसित हुआ था, ठीक है ना। और दूसरा झोंकर संस्कृति हम देखें तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो के पास झोंकर संस्कृति, झोंकर नाम का जगह है, वहीं पे झोंकर संस्कृति का विकास हुआ था, ठीक है ना। और एक रंगपुर संस्कृति देखें तो रंगपुर संस्कृति हमें इंडिया में मेनली देखने को मिलता है। रंगपुर संस्कृति जो कि गुजरात में है, ठीक है ना। तो ये कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक हड़प्पन सभ्यता के एक फेजेस कौन कौन से कालक्रम में वो विकसित हुए थे वो सारे मैं आपको यहाँ पे बता दिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और ऐसे वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।